क्लास में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं एक थ्योरी का चैप्टर जिसका नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व। क्या नाम है सर? बोलो ना, टॉपिक का नाम क्या है? प्रोविजन एंड रिजर्व। तो शुरू करें? तो चलो शुरू करते हैं एक थ्योरी का चैप्टर जिसका नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व, जो कि चैप्टर नंबर है 18। प्रोविजन, सभी लोग मेरे साथ साथ लिखेंगे। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिसको हिंदी में कहते हैं प्रावधान एवं संचय। ठीक है सर? तो ये क्या होता है, प्रावधान का क्या अर्थ है और संचय का क्या अर्थ है, आइए हम लोग दोनों ही पढ़ते हैं कि सर प्रावधान का क्या अर्थ है और संचय का क्या अर्थ है। ठीक है सर? तो चलिए शुरू किया जाए। क्या प्रोविजन क्या है और रिजर्व क्या है, ये दो ही टॉपिक इस पूरे क्षेत्र में पढ़ना है कि प्रोविजन क्या होता है और रिजर्व क्या होता है। तो समझेंगे हम लोग दो शब्दों के बारे में। ठीक है? इस चैप्टर में दो ही शब्द के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे हैं कि इस चैप्टर में टोटल मिला के कितने शब्द पढ़ने हैं सर? 2 शब्द पढ़ने हैं। कौन कौन से 2 शब्द है सर? तो एक तो है प्रोविजन, तो दूसरा है रिजर्व। तो आइए जानते हैं कि प्रोविजन क्या होता है और फिर जानते हैं कि रिजर्व क्या होता है। 2 ही शब्द पढ़ने हैं, एक है प्रोविजन और दूसरा है रिजर्व। चलिए, हिंदी में अभी बताए थे कि प्रोविजन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रावधान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रावधान कहते हैं। और रिजर्व को क्या कहते हैं? संचय कहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि सर ये प्रोविजन क्या होता है और रिजर्व क्या होता है, मतलब प्रावधान क्या होता है और संचय क्या होता है। शुरू किया जाए? तो चलो ध्यान दो। तो शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक और हेडिंग बनाते हैं। क्या हेडिंग बनाते हैं सर? प्रोविजन मीन्स प्रावधान। तो लिखेंगे फटाफट मेरे साथ और समझने की कोशिश करेंगे एक बार में। चलिए, ये दोनों ही टॉपिक को समझाने के लिए, प्रोविजन को पहले और फिर रिजर्व को, ये दोनों ही टॉपिक को समझाने के लिए हम एक एग्जांपल का प्रयोग करते हैं और आप सभी लोग बड़ा गौर से उस एग्जांपल को सुनिएगा। ठीक है सर? बहुत ही गौर से और ध्यान से उस एग्जांपल को सुनिएगा और समझिएगा। एक बार में ये टॉपिक अगर क्लियर चाहते हैं तो एक एग्जांपल के माध्यम से सुनिए ध्यान से। मान लीजिए, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि मान लीजिए ये भी एक तरह का बिजनेस है, राइट? हम यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए। तो बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस करने के लिए जो स्पेस लिए हैं, देख रहे हैं ये बगल में ये पूरा छत हम लिए हैं। ये क्या है सर? ये रेंट पर लिए हैं, मेरा तो है नहीं। ये क्या किए हैं? रेंट पर लिए हैं। रेंट पर लिए हैं तो सर इसका रेंट देना पड़ता है और हर महीने देना पड़ता है। मालूम है ना आप लोगों को? आप लोग भी अगर रेंट पर कोई घर वगैरह लीजिएगा तो हर महीने रेंट देना पड़ेगा ना सर? तो इस बिल्डिंग का भी रेंट हमको हर महीने देना पड़ता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस बिल्डिंग का रेंट हर महीने देना पड़ता है। ये बात फिक्स है कि नहीं है? देना पड़ेगा, चाहे मेरा ये बिजनेस बहुत बढ़िया चले, चाहे एकदम नहीं चले, चाहे ठीक ठाक से चले, जैसा भी चले। मकान मालिक को कोई फर्क पड़ता है क्या? मकान मालिक को कोई फर्क पड़ता है क्या कि मिश्रा जी चलिए ठीक है, आपका बिजनेस इस महीने नहीं चला है तो रहने दीजिए, रेंट मत दीजिए। काश ऐसा होता है ना, काश ऐसा होता, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। लॉजिक समझ गए? तो जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं यही कहना चाहता हूं कि मकान मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 2 बच्चा पढ़ा रहे हैं कि 50 हो कि 500, कोनो फर्क नहीं पड़ता है। लॉजिक समझ रहे हैं? मकान मालिक का जितना रेंट है वो अपने समय से उतना रेंट लेंगे, उसमें कोई कमी नहीं होगा। आज समय से लेंगे, रेंट एग्रीमेंट में लिखाया है 30 दिन रेंट चाहिए, उस दिन एकदम रेंट चाहिए उनको किसी भी हाल में। सुनिएगा ध्यान से, रियल एग्जांपल प्रेजेंट करते हैं। मेरे इस बिजनेस का जो प्रीमाइसेज आप लोग देख रहे हैं, जो बिल्डिंग देख रहे हैं, जो मैंने रेंट पर लिया है, ये हम 20 तारीख को हर महीने रेंट देते हैं। कितने तारीख को? 20 तारीख को। ठीक है सर? तो 20 तारीख को रेंट हम देते हैं। तो 20 तारीख अभी बीता है, तुरंत अभी 10 दिन हुआ लगभग, है ना? अब 20 तारीख आने में अभी फिर समय है। सुनिएगा ध्यान से, अब अगला 20 तारीख आने में अभी समय है, अभी हाल ही फिलहाल में दिए थे। तो रवि सर ने कहा, जैसा कि जानते हैं आप लोग इकोनॉमिक्स के टीचर है ना, रवि सर ने कहा कि अरे अभी तो रेंट दिए थे, क्या चिंता में लगे हैं फिर से, अभी आने में 20 तारीख समय है, अभी बहुत समय है, अभी रोज कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, उस दिन भी मिलेगा तो दिला जाएगा रेंट। बोले चलिए ठीक है।
तो ये हम लोग मान के चल रहे हैं, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि 20 तारीख जिस दिन आएगा उस दिन भी कुछ पैसा मिलेगा फी के रूप में, और हम लोग क्या करेंगे, रेंट दे देंगे उस दिन। ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं ना। अब मान लीजिए कि 20 तारीख को नहीं मिला पैसा या कम मिला, तो कहां से देंगे? क्योंकि पहले से तो बना के रखे नहीं है कुछ पैसा रिजर्व में, मैंने कुछ पैसा पहले से तो इकट्ठा करके रखे नहीं है। कहां से देंगे पैसा सर? 20 तारीख को कहां से देंगे पैसा? अचानक से पैसा नहीं मिला तो मकान में लिखवा के ताला बंद कर देंगे यहाँ पे, फिर आप लोग कहां बैठिएगा? ठंडा के दिन है छतों पर बैठ जाएंगे ना जी, फील्डों में चलेंगे हम लोग, है ना। ठंडा का दिन है तो क्या दिक्कत है, कहीं चलेगा क्लास। गर्मी थोड़ी है कि भाई ऐसे ही चलना चाहिए। हाँ, बराबर बिछा के नहीं। कहने का मतलब ये है सर, कहने का मेरा मतलब ये है, सिर्फ ये कहने का मतलब है कि रेंट देना है ये तय है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये तय है। चाहे हम 2 बच्चा पढ़ाए तो चाहे 50 हुआ चाहे 500 पढ़ाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेंट देना ही देना है, ये तय है। और कितना रुपया देना है ये भी तय है। मुझे मालूम है कि मेरी लायबिलिटी हर महीने 20 तारीख को आने वाली है, ठीक है ना। हर महीने के 5 तारीख को हमको ये देना होता है, बिजली का बिल देना होता है, मैंने 1 से 5 के बीच में। ये तय है कि 1 से 5 के बीच में बिल देना है, क्योंकि 1 से 5 के बीच में वो आता है चेक करने वाला, चेक करता है कि इतना मीटर हुआ बताता है, हम लोग पेमेंट कर देते हैं। 1 से 5 के बीच में तय है कि ऐसा होना है हर महीने, नहीं देंगे तो लायबिलिटी बढ़ती जाएगा, तय है। और मीटर वाले को फर्क पड़ता है क्या? बिजली वाले को, कि हम यहाँ 2 बच्चा पढ़ा के एसी चला रहे हैं कि 50 बच्चा में एसी चल रहा है, और फर्क पड़ता है उसको? एसी चल रहा है, बिजली बिल उठ रहा है, पैसा से उसको मतलब है, उसको चाहिए पैसा। हम बोल रहे कि भाई ये काम करो ना, बिजली भाई ये काम करो, मेरा बिजनेस इस महीने तक ठीक नहीं चला है, तनी ये काम करो, इस महीने का रहने दो, माफ कर दो। माफ कर देगा? नहीं माफ करेगा सर, समझ गए बात? सरकार माफ कर देगा? नहीं, इतनी अच्छी सरकार नहीं होती है। पक्का है कि सर ये काम होना ही है, ये खर्चा होना ही है, ये लायबिलिटी है हमारे ऊपर, तो क्यों ना यार, क्यों ना पहले से तैयार रह जाए, क्यों ना रेंट हम पहले से इकट्ठा करके रखें, क्योंकि उस दिन का इंतजार करेंगे, कुछ दिन तो पैसा आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से, दे देंगे रेंट। नहीं आया तो मकान मालिक को सुनाएंगे, सुनने में अच्छा लगेगा, तो क्यों ना हम पहले से उसके लिए तैयार रहे। अभी हाल फिलहाल में जो पैसा मिल रहा है उसी पैसे को पहले इकट्ठा करके रख दे कि भाई रेंट का पैसा है, उसमें कोई नहीं छुएगा, है ना, रेंट देने के लिए। उसके बाद कोई पैसा आएगा तो दूसरा काम होगा, क्योंकि सबसे जरूरी पहले काम ये है, इसको बचाना, क्योंकि रहेगा तभी तो पढ़ाई होगा। वही समझ गए? तो पहला काम है रेंट देना, तो उसके लिए पैसा पहले भी क्यों नहीं इकट्ठा करते। और चीजों के बारे में बात करते हैं। और एग्जांपल मान लीजिए कि हम ये यूज करते हैं एसी, ठीक है, बाइक यूज करते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, जरा ध्यान से सुनिएगा, कार यूज करते हैं, बाइक यूज करते हैं, इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है, इतने सारी चीजें यूज करते हैं। अभी आप लोगों ने डेप्रिसिएशन पढ़ा है, सारे के सारे फिक्स एसेट है, सारे के सारे फिक्स एसेट है, टेंजिबल फिक्स एसेट है, इनकी वैल्यू गिरती रहती है समय के अनुसार, कम होती है। अब एक बात बताइए, मेरा जो गाड़ी है मान लीजिए कि वो 5 साल में खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कबाड़ हो जाएगा एकदम, ठीक है। 1 लाख रुपए का गाड़ी आजकल मिल रहा है लगभग, मान के चलिए बाइक वगैरह। कार लेना है तो 5 लाख प्लस में जाइए, है कि नहीं। मान लीजिए कार से आते जाते हैं 5 लाख रुपया का कार है, 5 साल में वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो तो 5 साल बाद नया कार खरीदना होगा, तो अभी 5 साल बाद खरीदना है ना, 5 साल बाद खरीदना है, तो ले ले आराम से चला रहे हैं। 5 साल देखते देखते पूरा हो गया, अब अचानक से कार खरीदने की बारी आई, कहां से लाएंगे 5 लाख 10 लाख रुपया? अचानक से कहां से लाएंगे? समझ रहे हो भाई, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस की बात करता हो ना, घर से निकाल के लाओगे, कहां से लाओगे उतना पैसा? अचानक से तुमको 1 लाख रुपए का गाड़ी बाइक खरीदना पड़ गया, 5 लाख 8 लाख 10 लाख का कार खरीदना पड़ गया। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आपको पता है कि ये चीज होने वाली है सर्टेन टाइम के बाद, फिक्स है कि होना ही है, उसमें कोई मरोवत नहीं है, तो उसके लिए पहले से तैयार क्यों नहीं है? उसके लिए पहले से तैयार क्यों नहीं है? होना चाहिए ना आपको तैयार। कॉमन सेंस नहीं है आपके पास? कॉमन सेंस नाम की कोई चीज होती है कि भाई ये खर्चा इस दिन होना है और तुम इंतजार कर रहे हो उस दिन का कि वो आएगा तो देखा जाएगा। क्या लॉजिक है? बिजनेस कर रहे हो भाई तुम। प्रॉब्लम में रहना अच्छा लगता है? नहीं ना सर। जनरेट करने लोगों से अच्छा लगता है, दिक्कत करना अच्छा लगता है? नहीं। अगर चाहते हो ये सब नहीं हो तो क्या करो, पहले से रेडी रहो उसके लिए। ये चीज हो सकता है, उसके लिए हम पहले से तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ गए बात? तो समझो बात को। तो ये सब चीजें आपको अगर पता है कि ये लायबिलिटी आपके ऊपर एक सर्टेन टाइम के बाद फिक्स है कि आना है,
ठीक है, ये लायबिलिटी आना है, ये दायित्व तो आना है आपके ऊपर, ये कर्ज आना है आपके ऊपर, आपको करना ही होगा खर्चा, करना ही होगा पेमेंट, तो क्यों ना उसके लिए पहले से तैयार रखा जाए। तो कहता है कि बिजनेस में जो भी इनकम होता है, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है, उस पैसे में से कुछ पैसे को निकाल के हम लोग अलग कर लेते हैं, उस प्रॉफिट में से कुछ पैसे को निकाल के पहले ही अलग कर लेते हैं। काहे सर? पहले ही इसलिए अलग कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये एक फिक्स लायबिलिटी है, एक जानते हैं नॉन, KNOWN, नॉन मने जिसके बारे में हम जानते हैं, नॉन ये होता है ना, अननॉन का मतलब नहीं जानते हैं। तो नॉन लायबिलिटी है, हमें पता है कि ये लायबिलिटी हमारे ऊपर आने वाला है, तो क्यों उसके लिए पहले से हम तैयार हैं। लॉजिक समझ गए? तो कहता है कि अगर हमारे बिजनेस में कोई नॉन लायबिलिटी है या नॉन लॉस है, तो क्यों ना हम उसके बारे में पहले से रेडी रहें, क्यों ना हम उसके लिए पहले से रेडी रहें, तैयार रहें, है कि नहीं? तो कहता है कि उसके लिए तैयार रहने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आप कमाते हो, जो भी इनकम कमाते हो, जो भी प्रॉफिट कमाते हो, उस पैसे में से कुछ पैसे को निकाल करके पहले अलग कर लो कि भाई देखो ये रेंट का है, ये पैसा इलेक्ट्रिसिटी का है, ये पैसा मेरे डेप्रिसिएशन का है। डेप्रिसिएशन का क्यों बोला? क्योंकि हर साल एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, एक समय के बाद पूरा एसेट खत्म, तो अचानक से एसेट का प्राइस कहां से लाओगे, उतना रुपया कहां से लाओगे? तो पहले से जितना जितना डेप्रिसिएशन लग रहा है उतना रुपया पहले इकट्ठा करते जाओ हर साल। वो समझ गए? तो कहता है कि ये सब पैसे जो है ये पहले ही से इकट्ठा करके आपको रखना चाहिए, समझ गए बात? तो ये सब पैसे अगर आप प्रॉफिट से पहले ही से इकट्ठा करके रख रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये सब लायबिलिटी आने वाला है, क्योंकि वो लायबिलिटी नॉन लायबिलिटी है, नॉन लॉस है। नॉन का मतलब जिसके बारे में आप जानते हैं, KNOWN, नॉन माने जानते हैं। तो इस तरह के लायबिलिटी और लॉसेज को पूरा करने के लिए जो पैसा प्रॉफिट में से अलग करके अलग रखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोविजन यानी प्रावधान करते हैं। लॉजिक समझ गया? एग्जांपल के माध्यम से समझ गया आसानी से? बोलो ना। चलो अब सुनो ध्यान से। दूसरा कहता है रिजर्व। दूसरा कंसेप्ट क्या है? रिजर्व। मान लो, अब एग्जांपल को थोड़ा और उसी एग्जांपल को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं और बड़ा करते हैं। मान लो कि तुमने जो तुम्हारे पास नॉन लायबिलिटी था, मतलब जिसके बारे में तुम जानते थे कि ये लायबिलिटी फिक्स है कि होना ही है, ये लॉस फिक्स है कि होना ही है, नॉन लॉस और नॉन लायबिलिटी कह लो। नॉन बार बार शब्द बोल रहे हैं, समझ रहे ना? और नॉन माने जिसके बारे में आप जानते हैं, जैसे हमको पता है कि रेंट देना है इस बिल्डिंग का, 20 तारीख को रेंट देना है, ये तय है, 1 से 5 के बीच में इलेक्ट्रिसिटी देना है, ये तय है, हम जानते हैं, है कि नहीं? तो कहता है ऐसे लायबिलिटीज और ऐसे लॉसेस को पूरा करने के लिए हम पहले से अगर पैसा इकट्ठा करके रखते हैं जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं उस लायबिलिटी के बारे में, तो वो कोई नहीं कहलाएगा। लेकिन मान लो हमारा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है। कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। हमारा बिजनेस जो है वो ठीक ठाक चल रहा है और हमने कुछ पैसे अलग करके रख लिए हैं उन सभी लायबिलिटीज और लॉसेस को पूरा करने के लिए जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये होना है, कर लिए हैं, ठीक है? लेकिन थोड़ा और पैसे हम कमा रहे हैं, उस टाइम पीरियड में हम कुछ और पैसे कमा रहे हैं, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है मान लीजिए, तो क्या होगा सर? अगर हम कुछ और पैसे कमा रहे हैं, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो कुछ और पैसे बचते होंगे प्रॉफिट के रूप में, बचता होगा ना बिजनेस में, बचता होगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि उस प्रॉफिट में से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच रहा है उसमें से कुछ और पैसा को अलग कर लिया जाए, जो कि ये मान करके कि अगर फ्यूचर में कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उस समय जरूरत पड़ गया, तो हम नहीं जानते हैं कि किस चीज में जरूरत आएगा, बट फिर भी हम लोग कुछ पैसा एक्स्ट्रा रिजर्व के रूप में रखते हैं ना, कि कभी जरूरत पड़ गया तब, है नहीं? किसी चीज में जरूरत पड़ गया तो, अचानक से कोई एक्सीडेंट हो गया तो, हम नहीं जानते हैं कि हमारा एक्सीडेंट होगा, बट हो गया तो, तबीयत खराब हो गया तो, समझ रहे हैं बात? बोलो ना। तो उस टाइम कोरोना आ गया तो फिर से, तो क्यों ना पहले ही से कुछ पैसा जो हम कमा रहे हैं उसमें से, हालांकि ये फिक्स नहीं है कि कोरोना आएगा ही आएगा, ये फिक्स नहीं है कि हमारा एक्सीडेंट होगा ही होगा, ये फिक्स नहीं है कि हमारा तबियत खराब होगा ही होगा, ये फिक्स नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अननोन है, हम नहीं जानते हैं उसके बारे में। अननोन, अननोन, नॉन मैंने जानते हैं, अननोन का मतलब नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते हैं कि ये सब लॉसेज या ये सब एक्सपेंसिव हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हम नहीं जानते इसके बारे में। लेकिन अगर हो गया तो हो सकता है ना, हो गया तो उस समय क्या करेंगे? किसी के समय फिरेंगे, भाई थोड़ा 10,000 हेल्प कर दो, 1 लाख का हेल्प कर दो, एक्सीडेंट हो गया, कहां से आएगा पैसे? तो बताइए, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? हाँ, नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए,
लेकिन हो गया तो आ रहा समझ में? तो उसके लिए भी आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास कॉमन सेंस है, और बिजनेसमैन लोग तनी दिमाग से तेज होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो सर आपको, हाँ हो गया, आपको इन सब परिस्थितियों के लिए भी रेडी होना चाहिए ना। तो क्यों ना कुछ और एक्स्ट्रा पैसा इकट्ठा करके रखा जाए कि कभी कोई जरूरत पड़ गया तो खर्चा करेंगे। समझ गए बात? तो ये था अननोन लायबिलिटी के लिए किया गया इकट्ठा पैसा, और इसको कहा जाएगा रिजर्व। कि हम पैसा कुछ क्या किए हैं, रिजर्व में रखे हैं, कि जरूरत पड़ गया तो रिजर्व में रखे हैं। समझ गए बात? अब प्रोविजन कौन सा अमाउंट था कि भाई ये प्रोविजन का अमाउंट था, ये इस दिन पेमेंट करना है, ठीक है? वही समझ गए दोनों में क्या अंतर है? प्रोविजन होता है किसी नॉन लायबिलिटी या लॉसेस के लिए, और रिजर्व होता है किसी नॉन लायबिलिटी या लॉसेस के लिए, ठीक है सर? आज दोनों ही प्रॉफिट में से निकल के आ रहा है। बिजनेस में जो कमाई हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, उसी में से निकाला जा रहा है, लेकिन दोनों पैसे ही निकाले जा रहा है प्रॉफिट में से, प्रॉफिट से गलत किया जा रहा है। लेकिन प्रोविजन नॉन लायबिलिटी के लिए और रिजर्व नॉन लायबिलिटी के लिए। टॉपिक खत्म। समझ गए बात? बस इतनी सी बात थी। अब इसी चीज को हम डेफिनेशन में लिख देंगे और एग्जांपल लिख देंगे, इसका भी और इसका भी। आइए डिफरेंस का कॉलम तैयार हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। चैप्टर खत्म। लॉजिक समझ गए? बोलो ना। बस दो, हम क्या बोले, छोटा सा चैप्टर है, 2 वर्ड समझना है, समझ गए तो चैप्टर खत्म। तो मैंने कहा कि पहले समझाई देते हैं दोनों को, फिर लिखने का काम फटाफट कर लेंगे। बोलो, अब लिखने का काम शुरू कर सकते हैं फटाफट? तो चलो लिखने का काम शुरू करते हैं फटाफट, बिना आवाज किए। प्रोविजन के बारे में फटाफट लिखेंगे, एग्जांपल्स लिखेंगे, फिर रिजल्ट के बारे में लिखेंगे। डू इट फास्ट। बोर्ड पर देखेंगे, आवाज एकदम नहीं आनी चाहिए, 3 डॉट साइलेंस होना चाहिए क्लास में, ध्यान रहे इस बात का। आवाज नहीं, लिखो। प्रोविजन के बारे में लिखेंगे। ए प्रोविजन इज ए, प्रोविजन के बारे में लिखेंगे। ए प्रोविजन इज ए, प्रोविजन क्या है सर? तो ए प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट टू मीट ऐसे लिख लेंगे, थोड़ा अच्छे डिजाइन है। टू मीट द लॉसेस और reduction in the value of asset। डेप्रिसिएशन बताए थे, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, माने जितना वैल्यू घट रहा है उतना पैसा पहले से नहीं इकट्ठा कर दे, क्योंकि इकट्ठा होते होते वो वैल्यू कम होते होते पता चलेगा कि बहुत वैल्यू कम हो गया, उस समय उतना पैसा कहां से लाओगे? तो भाई जितना वैल्यू कम हो रहा है उतना पैसा पहले ही से इकट्ठा करके रखा जाए। समझ गए बात? ताकि नया एसेट जब खरीदने की बारी आएगी तो उस समय ज्यादा ओवरलोड नहीं आएगा हमारे ऊपर। ये सर ये सब चीजें आपको बिजनेस में करनी चाहिए, नहीं तो बिजनेस आपका स्मूथली नहीं चलेगा। समझ गए बात? बोलो ना। चलिए, तो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, और करके लिख सकते हैं, और एनी नॉन लायबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही वर्ड था ना जी, एनी नॉन लायबिलिटी। तो कहता है कि प्रोविजन क्या है? तो प्रोविजन वो अमाउंट है जो प्रॉफिट पे चार्ज है। हाँ, एक वर्ड यहाँ आया है, चार्ज ऑन प्रॉफिट, है ना? प्रोविजन या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये वर्ड सुन लो जरा सा, ये जो हम लिखे हैं यहाँ पर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये एक वर्ड है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक साथ लिखा जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका अर्थ क्या होता है? सुनो,
जैसे कि अभी अभी एग्जांपल जब थोड़ी देर पहले हम समझा रहे थे तो मैंने कहा था कि इसमें 2 बच्चा बैठा हो, 50 बच्चा बैठा हो या 500 बैठा हो, मकान मालिक को रेंट से कोनो फर्क पड़ता है क्या? मकान मालिक कहेंगे क्या कि चलिए 2 बच्चा बैठा है तो मत दीजिए, तो 50 को बैठा हो चाहे 500 बैठा हो चाहे 2 बच्चा हो चाहे 1 को नहीं बैठा हो, उनको रेंट समय से चाहिए, उनको हमारे बिजनेस के इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए बात? और इसी को कहा जाता है कि वो हमारे बिजनेस पर, हमारे प्रॉफिट पर क्या करते हैं? चार्ज करते हैं, हमारे इनकम पर चार्ज करते हैं। मतलब चार्ज वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कि सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता है कि बिजनेस कैसा चल रहा है। समझ गए? तो अगर ऐसे सिचुएशन में कोई पैसा लेता है तो उसको कहा जाएगा चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्ज ऑन प्रॉफिट मतलब उसको प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। जैसे रेंटर, क्रेडिटर हो गया, क्रेडिटर को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कमाए हैं कि नहीं कमाए हैं, क्रेडिटर को अपने समय से पैसा चाहिए। लैंडलॉर्ड मकान मालिक, समझ गए? मकान मालिक को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कमाए हैं कि नहीं कमाए हैं, तो वो पैसा चाहिए ही चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे? चार्ज बोलेंगे। उसके बाद जैसे इम्प्लॉई हमारे अंडर में कोई इम्प्लॉई काम कर रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे बिजनेस में कमाई हुआ कि नहीं हुआ, उसको महीनों में सैलरी चाहिए, है कि नहीं? तो ये सब पैसा क्या होता है? चार्ज कहलाता है। बिजनेस में क्या है? ये चार्ज है। चार्ज को हिंदी में बोलते हैं भार। क्या बोलते हैं? भार। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट पर भार। क्या है प्रॉफिट पर? ये भार है एक तरह का। भाई ये भार को आपको कैसे भी उतारना ही होगा, फर्क नहीं पड़ता है सामने वाले को, वो बाहर तो ला देगा ही ला देगा, है ना सर? तो ये कहलाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो प्रोविजन क्या है? एक तरह का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और क्यों ये किया जाता है? टू मीट एनी लॉसेज, टू मीट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और टू मीट एनी नॉन लायबिलिटी। यानी कि ये सब चीजों के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? प्रॉफिट में से कुछ पैसे को अलग करते हैं और उसी को क्या कहा जाता है? उसी को क्या कहा जाता है? बोलो ना, प्रोविजन कहा जाता है। चलो अब जल्दी जल्दी थोड़ा लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे। फीचर्स ऑफ प्रोविजन। फीचर्स ऑफ हेडिंग बना लिया क्या तुम लोग? चलो मैं सोच रहा था पहले एग्जांपल लिखवा देता हूं। चलो कोई बात नहीं, फीचर्स लिखो। पहला फास्ट लिखिएगा। लिखो फीचर्स में। पहला फीचर तो यही हो जाएगा कि प्रोविजन इज मेड टू मीट एनी आवाज नहीं, प्रोविजन इज मेड टू एनी नॉन लायबिलिटी। प्रोविजन इज मेड टू एनी नॉन लायबिलिटी, यानी कि प्रोविजन बनाया जाता है किसी प्रकार के नॉन लायबिलिटी, यानी ऐसी लायबिलिटी जिसके बारे में आप जानते हैं। नॉन का मतलब जानना, है ना सर? ऐसी लायबिलिटी जिसके बारे में आप जानते हैं। दूसरा लिखेंगे प्रोविजन या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और इसका मतलब भी बता दिए हैं, है ना सर? प्रॉफिट पे चार्ज का मतलब क्या होता है? हाँ, प्रॉफिट पे भार। मतलब ये फिक्स है कि होना ही होना है, आपका इनकम क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा नंबर लिखेंगे प्रोविजन इज क्रिएटेड। कहां से प्रोविजन आ जाता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट से बनाया जाता है ना, बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है वही से बनाइएगा। तो प्रोविजन इज क्रिएटेड अच्छा यहाँ पे गलती हो गया है, ओके ठीक कर देते हैं, एक सेकेंड। प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यहां लिखिएगा। तीसरा नंबर आ जाइए, लिखेंगे प्रोविजन इज क्रिएटेड। प्रोविजन बनाया जाता है, कहां से बनाया जाता है प्रोविजन सर? तो प्रोविजन इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस के प्रॉफिट से, बाई
बाय डेबिटिंग, लिखेंगे बाय डेबिटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और प्रोविजन को क्रेडिट कर देंगे, यानी एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट, ये एंट्री होता है। समझ गए आप? चौथा नंबर लिखेंगे हम लोग। अच्छा, एक हमको बात बताओ, अगर छोटा सा चीज पूछते हैं, मान लो कि रेंट हमको देना है 20 तारीख को, उसके लिए हम पहले ही से पैसा इकट्ठा करके रखे हैं। ठीक है सर, पहले ही से पैसा इकट्ठा करके रखे हैं और हमने क्या किया, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया। पैसे को क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर रेंट कहां मिलेगा? नहीं सर, ऐसे नहीं होता है। जब आपको इन्वेस्ट करना है तो रिजर्व में से कीजिए ना, क्योंकि वो पैसा तो फालतू का पड़ा है, क्योंकि वो तो पता भी नहीं है आपको किस लिए इकट्ठा करके रखे हैं आप। नहीं, प्रोविजन में हाथ नहीं लगाया जाएगा सर, क्योंकि प्रोविजन में जरा सा मान लीजिए इन्वेस्ट किया, लॉस हो गया वहां पे, तो क्या कीजिएगा? इन्वेस्ट किया, लॉस हो गया तो प्रॉफिट हो सकता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट पढ़ाएंगे आप लोगों को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसमें वो कंसेप्ट पढ़ना होगा, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है कि लॉस अगर हो सकता है तो उस पर ध्यान दो, प्रॉफिट होगा तो उसको इग्नोर करो, होगा तो देखा जाएगा। लॉस हो गया तब क्या करोगे? लॉजिक समझना है हम क्या कहना चाहते हैं? तो कहने का अर्थ यह है सर कि प्रोविजन को हाथ नहीं लगा सकते हैं, प्रोविजन को कहीं भी पैसा इन्वेस्ट, प्रोविजन का पैसा जो है वो जिस काम के लिए बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ उसी काम में इस्तेमाल होना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए। आया लॉजिक समझ में? चलिए, तो लिखेंगे चौथा नंबर यही लिखेंगे कि ये प्रोविजन, द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, जो प्रोविजन का अमाउंट है, cannot be invested outside the business। आवाज नहीं करो। पांचवा नंबर लिखेंगे अच्छा, मान लो कि हम लोग दो पार्टनर हैं, आप लोग देख पा रहे हैं हमारे बिजनेस में दो पार्टनर हैं हम लोग, और प्रोविजन बना कर रखे हैं किसी भी चीज के लिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर रेंट, कुछ भी बना कर रखे हैं प्रोविजन। हम लोग क्या किए, उस पैसे को आपस में प्रॉफिट के रूप में बांट लिए पार्टनर लोग। अच्छी बात है? नहीं सर, मतलब एक प्रोविजन के अमाउंट को अभी हमने कहा कि जिस काम के लिए प्रोविजन बनाया गया सिर्फ और सिर्फ उसी काम में इस्तेमाल होना चाहिए, किसी दूसरे काम में नहीं। तो रवि सर ने कहा कि अच्छा मान लीजिए कि बाहर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपस में तो बांट सकते हैं ना, क्या अच्छी बात है आपस में बांटना? नहीं सर। तो हमने कहा नहीं सर, आइए इकोनॉमिक्स से अकाउंट से पढ़ लीजिए, प्रोविजन एंड रिजर्व का कंसेप्ट। प्रोविजन कहता है कि आप जिस काम के लिए प्रोविजन बनाए हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा उसी में इस्तेमाल होना चाहिए, कहीं और इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मतलब वो पैसा अगर रेंट के लिए इकट्ठा करके रखा गया है तो वो पैसा रेंट में इस्तेमाल होना चाहिए, वो आपस में हम लोग बांट नहीं सकते हैं। तो प्रोविजन को इंडिविजुअल प्रॉफिट के रूप में भी बांटा नहीं जा सकता। समझ गए बात? तो लिख लेंगे, ए प्रोविजन कैन नॉट बी यूज्ड एज, ए प्रोविजन कैन नॉट बी यूज्ड एज डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये था फीचर। अब जल्दी से विचार एग्जांपल लिख लो, टॉपिक खत्म। एग्जांपल्स अतनी फास्ट लिखो, हम करने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ प्रोविजन। अगला हेडिंग बनाएंगे एग्जांपल और लिखेंगे एग्जांपल में बोल रहे हैं फास्ट लिखो तो समझ नहीं आ रहा है।
प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। उसके बाद लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स। उसके बाद लिखेंगे, फास्ट लिखो, ये सब एग्जांपल्स हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अगला लिखो प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल, अगला लिखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक्सेट्रा। और प्रोविजन खत्म होता है, अब हम लोग लिखेंगे रिजर्व्स के बारे में। किसके बारे में? रिजर्व्स के बारे में। ठीक है सर। तो रिपेयर मेंटेनेंस नहीं होता है बिल्डिंग विल्डिंग का, चाहे मशीनों का। मालूम है कि भाई मशीन खराब होना ही होना है, चलेगा। तो बड़े बड़े कंपनियों में, बड़े बड़े बिजनेस में बड़े बड़े इक्विपमेंट्स यूज होते हैं और वो एक समय के बाद उनको रिपेयर मेंटेनेंस कराना, मेंटेनेंस होता है ना बिजनेस का। मेंटेनेंस फिक्स है, होना ही होना है, हर 3 महीना पे, 6 महीना पे, 1 साल पे होना ही होना है, ये तय है। समझ रहे हो बात? देखते हो कि गाड़ियों का जाना पड़ता है, नया गाड़ी आता है तो लेके कंपनी में जाना पड़ता है, हर 3 महीने 6 महीने पर जाना पड़ता है ना, थोड़ा मेंटेनेंस के लिए। तो ऐसे ही जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं होता होगा और खर्चा नहीं लगता होगा उसमें, लगता होगा ना। जब पता है कि ये चीज होना है, तय है, होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वो होगा नहीं तो भाई वो बैठ जाएगा तो फिर बिजनेस कैसे करोगे? क्योंकि उसी के सारे तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होता है, या सेल्स होता है, जो भी कह लो। तो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़ता है। टैक्सेशन माने इनकम टैक्स। पता है कि भाई टैक्स देना है, तो सारा पैसा कहाँ खर्चा कर रहे हो? जो कमाए हो उसी में से ना टैक्स देना है। तो कुछ पैसा पहले से निकाल कर अलग कर लो कि भाई सब पैसा खर्चा नहीं करना है, टैक्स देना है, तय है ना। तो जानते हैं लायबिलिटी के बारे में, फिक्स है, ये है हमारे ऊपर जिम्मेदारी, ये भार है हमारे ऊपर। पहले ही से पैसा क्यों नहीं इकट्ठा करके रखे उसके लिए? समझ गए? तो ये सब हो गया प्रोविजंस। नॉन लायबिलिटी के लिए कोई पूछेगा तो बता सकते हैं प्रोविजन क्या होता है? हाँ चलो, केवल नॉन लायबिलिटी नहीं बोलना है, पूरी बात बतानी है। आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अगला हेडिंग डालो, रिजर्व। रिजर्व अर्थ क्या होता है हिंदी में? रिजर्व का अर्थ होता है संचय। लिखेंगे रिजर्व के बारे में। ये रिजर्व, आवाज नहीं करो, साथ साथ लिखो, जल्दी जल्दी, समय कम है, लिखा जाता है। A reserve is the amount set aside out of profits to meet unknown liability, unknown future contingencies। बताते हैं contingencies। फ्यूचर कंटीजेंसीज और लॉसेज। मतलब कहता है कि फ्यूचर में कुछ कंटीजेंसीज हो गया, कुछ लॉसेज हो गए जो अननोन है, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो ऐसे चीजों को मीट आउट करने के लिए, भरपाया करने के लिए जो पैसे पहले से अलग करके रखे जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? रिजर्व कहते हैं। अभी नहीं बोल रहे थे एग्जांपल में, कुछ हो गया तो बोल रहे थे ना। तो ये देख रहे हो, ये कंटीजेंसीज का मतलब वही होता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं हो सकता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो अच्छी बात है, लेकिन हो गया तो
उसी को क्या बोलते हैं? कंटीजेंसी। कंटीजेंसी का मतलब होता है कि हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी सर्टेन इवेंट्स, अनसर्टेन इवेंट्स, यानी किसी अनिश्चित घटना का होना या ना होना क्या कहलाता है? कंटीजेंसी कहलाता है। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे फटाफट हेडिंग डालेंगे फीचर्स। एग्जांपल है लिखवा दे, लो लिखो एग्जांपल्स, लिखो एग्जांपल में कैपिटल रिजर्व, उसके बाद लिखो कैपिटल रिजर्व के बाद लिखो रिवेन्यू, रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व के बाद लिखो जनरल रिजर्व। अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग तरह के रिजर्व बनाए जाते हैं, उन्हीं को नाम अलग अलग तरह का दिया जाता है, उन्हीं सबके नाम है ये। जनरल रिजर्व के बाद हो जाएगा स्पेसिफिक रिजर्व, खास, सेक्रेट, सेक्रेट कामों के लिए है ना, किसी को बताएंगे नहीं। सेक्रेट रिजर्व और कुछ सेक्रेट और कुछ रिजर्व जो होते हैं जब कहीं यूटिलाइज नहीं हो पाता है तो पैसा पड़ा रह जाता है और उस पैसे को फाइनली हम लास्ट में क्या करते हैं कि चलो भाई फालतू का पैसा पड़ा कहीं इन्वेस्ट कर दो, तो ऐसे पैसे इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं कहीं, है ना, क्योंकि फालतू का पैसा बिजनेस में रखना अच्छी बात है, क्योंकि वो 100 रुपया का नोट रखेगा तो 100 रुपया रहेगा, बढ़ेगा नहीं, अंडा थोड़ी देगा वो, उतना ही रहेगा। कहीं इन्वेस्ट कर दो, कहीं इन्वेस्ट कर दो, कहीं भी पैसा तो कुछ तो बढ़ेगा, तो उसको कहते हैं हम लोग जो पैसे इन्वेस्ट होने के लिए रखे जाते हैं वो कहलाता है रिजर्व फंड। समझ गए? चलो अब जल्दी से फीचर्स लिख लो, खत्म करो टॉपिक को। अगला हेडिंग क्या बनाओगे? अगला हेडिंग बनाओगे फीचर्स। अगला बार से लिखो, बहुत स्लो लिख रहे हो। फीचर्स लिखो, लिखेंगे, आवाज नहीं होना चाहिए। पहला नंबर, रिजर्व इज एन, रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन, रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। प्रोविजन जब पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को हमने कहा था कि प्रोविजन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, बताए थे, लेकिन इसके बारे में हमने कहा कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। वो चार्ज था और ये क्या है? एप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब तो समझा दिए थे, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा। कहने का मतलब ये होता है सर कि रिजर्व आप कब बनाएंगे? जब आपके पास एक्सेसिव पैसे होंगे, एक्स्ट्रा पैसे होंगे, जब आपको रेंटे देने का आपके पास पैसा ढंग से नहीं है, डेप्रिसिएशन को मीट आउट करने का आपके पास पैसा नहीं है, क्रेडिटर को टाइम से पैसा देने का पैसा आपके पास नहीं है, तो आप रिजर्व कैसे बनाइएगा? रिजर्व तो बाद में बनेगा ना सर। जो लायबिलिटी आपके सामने है पहले उसको तो पूरा कीजिए, और उससे उसको पूरा करने के बाद अगर पैसे बच गए तब ना रिजर्व बनाइएगा। आगे पहले ही रिजर्व बना के रख लेते हैं, कहीं फ्यूचर में काम आया तो अरे भाई पहले रेंट देना है तो दो, फ्यूचर के बारे में बाद में सोचना। लॉजिक समझ रहे हैं आप लोग? तो ये एप्रोप्रिएशन होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है कि प्रॉफिट एक्सेस होगा, सारे खर्चे खत्म हो जाएंगे, देन अगर पैसे बच गया तो हम लोग ये रिजर्व बनाएंगे, तो इसको कहा जाता है एप्रोप्रिएशन। और जानते हो मजे की बात, ये तो अभी सब समझाए हम, एप्रोप्रिएशन और चार्ज, ये दोनों शब्द 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी 2023 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, केवल क्या बताने के लिए? प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस, 5 मार्क्स क्वेश्चन 12th क्लास में। पहले के चैप्टर में पढ़ना है प्रोविजन रिजर्व, ये प्रोविजन रिजर्व नहीं, एप्रोप्रिएशन और चार्ज। हां, पार्टनरशिप फंडामेंटल के पहले चैप्टर में वहां और डिटेल में पढ़ाएंगे इस दोनों टॉपिक के बारे में। चलिए, वैसे परिचित रहेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर लिखेंगे
अच्छा बताओ, रिजर्व बनाना जरूरी है क्या? मन करे तो बनाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं बनाएंगे, लेकिन प्रोविजन जरूरी है। तो वही चीज लिखेंगे कि सर रिजर्व बनाना जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। मन करेगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज ऑप्शनल। क्रिएशन ऑफ रिजर्व, क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज ऑप्शनल। ऑप्शनल माने ऐच्छिक होता है। ऑप्शनल का मतलब ऐच्छिक माने इच्छा पर डिपेंड करता है। मन करे तो बनाए, मन करे तो नहीं बनाए। अगला लिखेंगे, अगला लिखेंगे रिजर्व का अमाउंट, अमाउंट ऑफ रिजर्व, अमाउंट ऑफ रिजर्व, अमाउंट ऑफ रिजर्व इज इन्वेस्टेड, अमाउंट ऑफ रिजर्व इज इन्वेस्टेड इज इन्वेस्टेड की जगह पर लिखिएगा कैन बी इन्वेस्टेड। अमाउंट ऑफ रिजर्व कैन बी इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट किया जा सकता है आउटसाइड द बिजनेस, आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। ही नहीं, मान लीजिए कि रखे थे कि फ्यूचर में काम आया तो आगे नहीं काम पड़ा, तो पैसा इसे ही रखा हुआ है, तो क्यों भाई रखा हुआ है, उसको कहीं इन्वेस्ट कर दो। तो इन्वेस्ट किया जा सकता है रिजर्व का पैसा, समझिए बात। तो अमाउंट ऑफ रिजर्व कैन बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, आउटसाइड द बिजनेस, देन इट इज कॉल्ड, तो उसको बिजनेस के बाहर जब इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसे रख दिए जाते हैं उसको अभी अभी बताए थे क्या कहते हैं, रिजर्व फंड कहते हैं। इट इज कॉल्ड रिजर्व फंड। और चौथा लिख लेंगे जल्दी से, इट इज क्रिएटेड, ये बात तो सबसे पहले लिखनी चाहिए थी। इट इज क्रिएटेड फॉर एनी अननोन लायबिलिटी, है ना सर, अननोन, अननोन लायबिलिटी और लॉसेज। एक एक वर्ड समझ में आ रहा है अच्छे से? अननोन लायबिलिटी और लॉसेज को पूरा करने के लिए ये बनाया जाता है। रिजर्व रिप्रेजेंट्स, अगर आपके रिजर्व में पैसा है तो क्या दिखाता है, क्या बताना चाहता है वो? रिजर्व रिप्रेजेंट्स एक्युमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। खत्म, समझ के बाद मतलब रिजर्व दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि आपने, आपके बिजनेस में क्या है, इकट्ठा हुआ पैसा है, आपका बिजनेस ढंग से चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तभी ना रिजर्व बनाए हैं। तो ये दिखाता है आपका बिजनेस, आपका रिजर्व। ठीक है सर, और बस यहीं पे टॉपिक खत्म होता है हमारा। और ये लास्ट टॉपिक आप लोग हेडिंग बना लेंगे और घर से लिख के लाएंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व, ये घर से बना के लाएंगे। डिफरेंस बिटवीन, जितना कुछ लिखवा दिए हैं उसी में अच्छा जो पॉइंट फीचर लिखवा है ना, उसी को डिफरेंस पर लिखना हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड रिजर्व। नहीं तो बुक अगर है तो बुक में देख लेना, पेज नंबर दिया है 425 में डिफरेंस दिया है, पेज नंबर 425 में दिया है डिफरेंस तैयार करना। और इसके साथ ही मेरा चैप्टर खत्म होता है।